मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं ओपी गुप्ता सीआरई लेक्चर नंबर 2। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम अपने लेक्चर ओपी गुप्ता में बिल्कुल नए तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर अगर कोई कॉन्सेप्ट कहीं पर आता है उसको पूरा समझाएंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि पीएससी में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैन शुगर मतलब गन्ना। गन्ना में जो मेन पार्ट होता है वो होता है सुक्रोज प्लस वाटर। ठीक, तो इन्वर्जन जो होता है, इन्वर्जन शुगर का मतलब है कि जब मैंने आपको समझाया था केमिकल टेक्नोलॉजी में, जब हम अपना गन्ना काटते हैं खेत में और फिर उसको ले आते हैं मिल तक, उसी बीच में एक रिएक्शन होती है। अगर हमारे गन्ने को सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है जो कि उसमें पहले से अवेलेबल होता है और सुक्रोज है उसमें, और अगर उसको हीट मिल जाए, एक एनर्जी मिल जाए, तो हीट मिलने पर, एनर्जी मिलने पर वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज एक बहुत ही कड़वा मटेरियल है जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो गन्ने की क्वालिटी डाउन हो जाती है। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, इसका नाम होता है पोलैरिटी टेस्ट। तो पोलैरिटी एक नंबर आता है, उसके आधार पे हमें क्वालिटी डिफाइन होती है गन्ने की और उस हिसाब से कंपनी हमें भुगतान करती है। ये मैंने आपको समझाया था। नंबर क्या क्या है जो आपको पता ही है, जो मैंने आपको पढ़ा चुके हैं सब। तो कह रहा है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विद फर्स्ट ऑर्डर, बाईमोलिकुलर विद सेकंड ऑर्डर, बाईमोलिकुलर रिएक्शन विद फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर विद सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये आपको बताना है। रिएक्शन लिखते हैं पहले। रिएक्शन है H2O, वाटर रिएक्शन करता है सुक्रोज से C12H22O11। ठीक, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हम जब देखते हैं गर्म होता है तो बनता है C6H12O6 से ग्लूकोज C6H12O6। दिस इज फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर चेंज है, आपस में आइसोमर है। ग्लूकोज मीठा होता है, फ्रक्टोज इंस्टेंटली मीठा होता है बट बाद में कहीं डालने पर कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर जो सुक्रोज का कंसेंट्रेशन है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्सेस में होता है, वेरी एक्सेस, लार्ज अमाउंट अवेलेबल है। ठीक, जब कोई कंपोनेंट का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने पर उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम लिखेंगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो -RA इक्वल्स टू K C वाटर मल्टीप्लाई C सुक्रोज C12 C वाटर और C सुक्रोज। ये बहुत बड़े अमाउंट में है तो ऐसा लगता है रिएक्शन जैसे कि कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर एक नया कांस्टेंट दोनों मिला के बना देते हैं K डैश और C सुक्रोज। रिएक्शन हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना बनता है, 1 ऑर्डर बनता है, फर्स्ट ऑर्डर बनता है। ठीक, तो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर की है बट इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट कर रहे हैं वो 2 हैं, एक मॉलिक्यूल एक 2 मॉलिक्यूल, तो ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है। ठीक है, मॉलिक्यूलिटी कितनी है इसकी, मॉलिक्यूलिटी इसकी 2 है, ऑर्डर कितना है, 1 है। इसे चेक करेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर गलत है, काट दो इसको। बाई मॉलिक्यूलर और विद सेकेंड ऑर्डर काट दो। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर सही है, 11 का सी। समझ गए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट विद इनिशियल कंसंट्रेशन A मोल्स पर लीटर आफ्टर T टाइम्स इज A माइनस X देन T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन बाई। आप लोगों को मालूम है कि जो अगर कोई रिएक्शन A2 बनाती है प्रोडक्ट, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करती है तो उसको ऐसे लिखेंगे और जब हम पुट करेंगे -dCA/dt, सॉल्व करने पर आ जाएगा -ln CA/C0, या फिर हम प्लस करें इसको
तो हमारा ये हो जाएगा ln CA0 अपॉन CA इक्वस टू KT। ठीक, वैसे एक्चुअली हम इसको हमेशा दिखाते हैं माइनस ln C अपॉन CA0 में। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा है, तो आपको मालूम है इसमें ए लिमिटेड रिएक्टेंट है। उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसमें दे रखा है ए, CA0 दिया हुआ ए लिख दो। फिर टी टाइम के बाद कितना है CA है, तो यहाँ पर दिया A माइनस एक्स इक्वस टू KT। इसकी भाषा में इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए। हम चेक करते हैं, पहला हिस्सा दिया है KT ln A माइनस एक्स, वो A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक, बिल्कुल सही है। तो 12th का A ऑप्शन है, इसको हम टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज। पहला ऑप्शन है द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बिल्कुल सही है। डेफिनेशन दी है कि भाई हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसमें कोई कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल क्वांटिटी का आधा रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें कि भैया 40 मोल पर लीटर हमने ए फीड किया है, तो धीरे धीरे कम होगा, तो हम देखेंगे वो 30 होगा, 28 होगा, 25 होगा। मान लो टी है, मान लो 12 मिनट। 12 मिनट में क्या देखा कि बचा हुआ सी है वो सिर्फ 20 है, तो 20 क्या है, 40 का आधा है, इनिशियल का आधा है। तो ये टाइम, जिस टाइम में हमारा इनिशियल का आधा रह जाता है, उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। इसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ज़्यादातर जो रिएक्शन होती हैं उनमें जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का फंक्शन होता है, बट जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर होती है उसमें इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डॉट 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 द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी मैंने आपको बोला कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और उसकी वैल्यू होती है ln2 अपॉन के रेट कांस्टेंट है, और ये होती है ln2 की वैल्यू आपको पता ही होगी 0.693 अपॉन के। यहाँ पर CA0 नहीं है, यहाँ पर CA0 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है CA0 का। ठीक, ध्यान रखिए, हर ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो CA0 का फंक्शन होता है, बट फर्स्ट ऑर्डर केस में CA0 डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए डिपेंडेंसी है किसी पे, तो K पे है। अब K डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब जो K है इसको समझिए, पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट ऑफ, तो 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 1 मोल पर लीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 1 मोल पर लीटर टू 0.5 मोल पर लीटर। ठीक, ये CA0 है और ये CA है। कह रहा दैट रिक्वायर्ड रिड्यूस 10 मोल पर लीटर। अगर 10 मोल है तो उसको 5 में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, 1 से आधा करो तब भी, 1 से 0.5 करो तब भी आप कंसंट्रेशन आधा कर रहे हो इनिशियल का, और 10 से 5 करो तब भी आधा कर रहे हो, और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो मैंने आपको बोला है कि किसी भी रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन इनिशियल का आधा करने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो जो टाइम लगेगा आधा करने में, चाहे 1 से आधा करो, 2 से 1 करो, 10 से 5 करो, 12 से 6 करो, 8 से 4 करो, टाइम सेम लगेगा हर बार। ठीक, और पहले क्वेश्चन में कह रहा दोनों केस में जो टाइम है वो सेम होगा। टाइम कितना होना चाहिए वो क्वेश्चन नहीं दिया है, निकालना हो तो उसके के की वैल्यू मुझे चाहिए।
रेट कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो के की वैल्यू का जो हमारा यूनिट होता है वो मिनट इनवर्स होता है। इसलिए हम वैल्यू जब पुट करेंगे ln 2 अपॉन के, तो ऑटोमेटिक उसकी यूनिट मिनट आ जाएगी। बात समझ गए? तो ऐसे केस में दोनों टाइम, चाहे दोनों केस में टाइम लगेगा। यहाँ मान लो टी, इसको हम टी आप कह सकते हैं क्योंकि आधा टाइम लगने बोल रहा है, यहाँ पर टी यहाँ पर, और दोनों टी आप क्या होंगे, सेम होंगे। या फिर आप इनको T1 T2 कह दो, T1 और T2 बोल दो, और दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये ऑप्शन है मोर देन। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है सेम एज, ठीक है, तो लगा दीजिए 15 नंबर का ऑप्शन है सी। जो ऊपर के सारे क्वेश्चन थे 14 15 सबका सी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, वेरीज विद टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, देखो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब के के बारे में बात कर रहा है। जो के है उसके बारे में बात कर रहा है कि कौन से है, सेकंड ऑर्डर। किसी का भी के हो वो निश्चित बात है कि वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक, इसलिए इंडिपेंडेंट टेम्परेचर तो गलत है, ए कैंसिल कर दो, ए है उसको कैंसिल कर दो। ठीक, ए को कैंसिल करो। वेरीज विद टेम्परेचर सही है बी। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है। रिएक्टेंट कैसे हैं, कैसे डिपेंड करता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें क्या है कि आपस में एक एजिटेशन होता है और कोलिजन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनका टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ता है, और उस टेम्परेचर की वजह से भी के अफेक्टेड होता है। इस वजह से हम कहते हैं डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मान लो कोई रिएक्टेंट इस तरीके से है जिसका फीमेल पार्ट है, कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसका जी मेल पार्ट है। ठीक, अब जी अगर इसमें सेट हो जाए, टकरा जाए, ऐसे सेट हो जाए तो बहुत तेज़ी से आएगा, टक्कर होगी, काम खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, बात बनी रहेगी। बट अगर इनका शेप सही से टकराए ना, या फिर शेप सही नहीं हो, मेल फीमेल पार्ट पूरा सेट ना हो पाए, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक्सेस कोलिजन होगा और इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इफेक्टेड होगी, के इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो 16 का सी भी सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, 16 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है द रिएक्शन इन विच द रेट इक्वेशन करस्पॉन्डेंस टू द स्टैचोमेट्री रिएक्शन इज कॉल्ड। आपको पता है इसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अगर रेट इक्वेशन जैसे मान लो जे ए प्लस 2b प्रोडक्ट बनना हो, पी बनना हो। ठीक, रेट एक्सप्रेशन कैसा होगा, माइनस आर इक्वस टू के, सी ए की पावर 1, सी ए की पावर 1, इसको लिखते नहीं 1 को। फिर सी बी कंसंट्रेशन बी पावर 2। देखो बी स्टैकोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, बी का 2 है और कंसंट्रेशन बी की पावर भी 2 है। ए का स्टैकोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, 1 है, 1 को लिखते नहीं, तो उसको लिखते नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर अगर किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन हो, वहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर स्टैकोमेट्री को फॉलो करती हो, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। इसी प्रकार से अगर रिएक्शन ऐसी हो ए प्लस 2b इक्वस टू पी, बट रेट हो ए इक्वस टू के, सी ए की पावर हाफ
अपॉन 1 प्लस CB की पावर 5/2। तो यहाँ पर देखो स्टैकोमेट्रिक ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक, अगर ऐसा होता तो इसका ऑप्शन बी होता, बट ऊपर कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन में कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए है, 17 का ए आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल रिएक्शन एज व्यूड बाय काइनेटिक्स इज द स्टेट। ठीक, डायनामिक स्टडी, स्टैटिक स्टडी, डायनामिक स्टडी, नाम दी। तो हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज कर रही है, कोई रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, ए से बी और बी से बन रहा है, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है, एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है उस समय होता क्या है, ए से बी कन्वर्ट हो रहा होता है और बी से ए भी कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक, इसमें ए से बी, ए जो होता है बी में कन्वर्ट हो रहा होता है, बट बी से बी ए में कन्वर्ट हो रहा होता है। अगर ऐसा मोशन चल रहा है तो हम बोलते हैं कि ये डायनेमिक कंडीशन है। कैसी डायनेमिक, डायनेमिक मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है, समझ गए। बट जैसे ही 1 मोल कन्वर्ट होता है बी के 1 मोल में, तो ऑटोमेटिक बी का जो मोल है वो ए में कन्वर्ट होता है, चाहे मान लो 1 से 2 बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, और 2 से 1 बन रहा हो। तो नेट ये अगर 10 मोल हैं और ये 5 मोल हैं, तो ये शाम तक होता रहे इक्विलिब्रियम पर, 10 के 10 रहेंगे और वो 5 के 5 रहेंगे, समझ गए। क्योंकि एक मोल से 1 मोल बना रहा है, वो 1 मोल से 1 मोल बना रहा है, सेम रेट से बना रहा है, तो जब भी देखेंगे कंसंट्रेशन सेम मिलेगा हर जगह। तो कंसंट्रेशन टाइम से चेंज नहीं हो रहा है, अगर पैरामीटर टाइम से चेंज नहीं हो रहा है उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, इसलिए इस कंडीशन को डायनेमिक स्टेडी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टेडी स्टेट बोलते हैं। 18 का ए ऑप्शन राइट है। 19 देखेंगे, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद, ध्यान दीजिए, कह रहा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज विद डायरेक्टली विद टाइम। पहला ऑप्शन है इंक्रीज विद रिएक्शन टाइम, इंक्रीज इनिशियल कंसंट्रेशन, टोटल प्रेशर, डिग्री टोटल प्रेशर। तो पहला ऑप्शन है 19 का है कि प्रोडक्ट जो होता है उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्शन का, वैसे वैसे कन्वर्जन बढ़ेगा, और कन्वर्जन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। उसी प्रकार से कंसंट्रेशन घटेगा रिएक्टेंट का। ठीक है, आइए देखें इसको। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, किसकी है, जीरो ऑर्डर की है, तो रिलेशन निकल के आता है CA0 माइनस CA इक्वल टू KT। T क्या है, रिएक्शन टाइम है। CA0 और इसको रख लो कन्वर्जन टर्म में लिख लो, जब आप सॉल्व करोगे ठीक, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो कन्वर्जन है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है टाइम के साथ में। क्लियर है बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन से क्या संबंध है इसका, जैसे हम ये कहें ए कन्वर्ट हो रहा है 2P में। ठीक, 1 सेकेंड, मान लो शुरुआत में इसके थे 20 मोल, इसका था 0 मोल। ठीक, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसके 18 होंगे और इसके 2 घटेंगे, 2 घटेंगे तो 4 इसके बनेंगे, इसके हुए 15, 3 घटे तो इसके बने 6 बने का मतलब अब हो जाएंगे इसके 10, जो हो गए 13, 2 घटे उसके 4 बढ़ेंगे जो हो जाएंगे 14। समझ गए, देखो ध्यान से इसके कन्वर्जन देखोगे तो 20 से 13 वो 7 घटा तो ये 7 दूनी 14 बन गया। तो इसमें टाइम मान लो यहाँ पर 1 सेकंड था, 2 सेकंड था, 3 सेकंड था, 4 सेकंड था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। क्वेश्चन 20 कह रहा है आर्हेनियस इक्वेशन शोज द वेरिएशन ऑफ विद टेम्परेचर, रिएक्शन रेट का,
रेट कांस्टेंट का, फ्रीक्वेंसी फैक्टर का और या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। तो बी आंसर है 20 का, रेट कांस्टेंट का। ठीक, हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो आर्रहीनेस इक्वेशन है वो रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या है टेम्परेचर से, उसके बारे में बताती है। अब वो होता है के नॉट ई की पावर ई अपॉन आर टी, दिस इज द रिलेशन गिवन बाई आर्रहीनियस थ्योरी। ठीक, अभी हमें इतना ही पढ़ना है इसमें। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आर्रहीनियस थ्योरी कौन सी है, कोलियन थ्योरी कौन सी है, ट्रांजिशन थ्योरी कैसी है, कैसे उनको याद करें, कौन से तरीके हैं, कौन कौन से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है, सब पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।